फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT टेक्नो इस लाइव पे। तो बोलना चाहूँगा जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अपने वीडियो के स्टार्ट में अपने थंबनेल दे के आ गया। ये प्रीवियस ईयर इंस्ट्रक्टर का पेपर है जो कि फिटर ट्रेड का है। इसका मतलब ये नहीं कि मशीनिस्ट वाले और टर्नर वाले इस वीडियो को ना देखिए, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। इन आउटसाइड माइक्रोमीटर डेटम लाइन एंड ग्रेजुएशन मार्क ऑन इट। आपने जब भी एक आउटसाइड माइक्रोमीटर देखा होगा, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आपने जब एक आउटसाइड माइक्रोमीटर देखा होगा तो कुछ एक ऐसा एक बैरल देखा होगा, उसके बाद एक थिम्बल यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसे कुछ थिम्बल रहते हैं। तो बैरल के इस पार्ट में कुछ ऐसे लाइन दिखी होंगी। ठीक है, तो ये पार्ट आपका बैरल है। ठीक है, ये पार्ट आपका थिम्बल है। थिम्बल पे भी कुछ ऐसी ऐसी लाइन देखी होंगी। ठीक है, इसको थिम्बल ग्रेजुएशन बोलते हैं। थिम्बल की ग्रेजुएशन है, ये बैरल की ग्रेजुएशन है। तो बोलते हैं डेटम लाइन। आप देखिए डेटम लाइन बोल रहा है कि माइक्रोमीटर डेटम लाइन ग्रेजुएशन कहाँ मार्क होता है। तो डेटम क्या है पहले ये समझिए। डेटम वो लाइन होती है जिसको रेफरेंस लेके और लाइन ने मार्क की होती है। तो यहाँ देखिए बैरल की ये सेंटर जो ये लाइन है इसको रेफरेंस लेके ऊपर की ये जिनका गैप 1 mm है और नीचे की जिनका गैप 1 mm है, मीन्स ये 1 mm, ये 0 से स्टार्ट होती है। ये 0.5 नीचे वाली लाइन, ये ऊपर 1, फिर ये 1.5, फिर ये 2। तो जो हमारा डेटम लाइन होता है वो किस पे मार्क होती है, वो हमारे बैरल पे मार्क होती है। तो 2 का बी हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होगा। टू पार्ट्स ऑफ ट्राई स्क्वायर आर, मीन्स बोल रहा है कि इन जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से ट्राई स्क्वायर के कौन से 2 पार्ट है। तो ऑप्शन ये देखिए स्ट्रेट एंड ब्लेड। तो आपको पता होगा ऑप्शन जो ट्राई स्क्वायर के पार्ट होते हैं, मैं बताता हूँ आपका ट्राई स्क्वायर कैसा होता है। ट्राई स्क्वायर कुछ इस तरह देखने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसके इस पार्ट को ब्लेड बोलते हैं, इसको इस पार्ट के स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर के वो पता होगा स्पेसिफिकेशन उसके ब्लेड की लंबाई से किया जाता है। ठीक है, तो ब्लेड और स्टॉक आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो आपका आंसर सही होगा। तो देखिए 2 का सी, तो आपका आंसर होगा 2 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। अ माइक्रोमीटर हैज द नेगेटिव एरर ऑफ 0.03 mm। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग इफ द माइक्रोमीटर मेजर 40.53। पहले समझिए एरर क्या है। पहले समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि एरर क्या है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव एरर क्या है, नेगेटिव एरर क्या है। तो चलिए एरर क्या है आपको बताता हूँ। अगर जब भी माइक्रोमीटर का बैरल, जो आपकी बैरल होती है, ये बैरल, बैरल की ये लाइन और थिम्बल, थिम्बल में जो जीरो लाइन होती, अगर ये दोनों एक ही सीधी रेखा में ना हो, एक ही सीधी रेखा में ना हो, कब? जब आपका स्पिंडल और यहाँ पे एनविल जब दोनों संपर्क में हो, दोनों टच हो और ये आपकी एक ही रेखा में ना हो, तो इस प्रकार के माइक्रोमीटर को बोलते हैं एरर है। तो इसके एरर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एरर और एक होते हैं नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर कब होते हैं? जब आपका स्पिंडल और एनविल दोनों टच किए हो, ठीक है, और आपका ये जीरो जो मार्क की लाइन है वो बैरल के जीरो के मार्क के लाइन से ऊपर हो, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। ठीक है, अगर यही स्पिंडल और एनविल अगर कोइंसाइड हो, मीन एक दूसरे टच हो और जीरो के मार्क की लाइन बैरल के लाइंस के नीचे हो, तो इसे नेगेटिव एरर कहते हैं। तो अब आता है इन एरर को हटाएंगे कैसे, क्योंकि माइक्रोमीटर जब हम इन जो एरर माइक्रोमीटर है जिसमें एरर है उनसे जब हम मेजर करेंगे तो हमें की जो मेजरमेंट होगी वो तो हमारी गलत आएगी। तो इन केस ऑफ जब आपको पॉजिटिव एरर मिलता है तो क्या करते हैं, जो हमारी रीडिंग आती है उससे हम माइनस कर देते हैं, और जब हमारा नेगेटिव एरर आता है तो जो हमारी रीडिंग आती है उसमें हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका नेगेटिव एरर कितना आया था 0.03, आपका एक्चुअल रीडिंग कितना है 0.53। तो मैंने अभी बतलाया आपको जब भी नेगेटिव एरर आएगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 40.53 में 0.03 ऐड करेंगे तो कितना होगा 40.56। तो आपका 3 का आंसर जो होगा, ये देखिए 3 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो बी होगा। चलिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एज अ कूलेंट व्हाइल ड्रिलिंग अ वर्कपीस मेड ऑफ। केरोसिन ऑयल
कौन से मटेरियल के लिए यूज किया था जब उसको ड्रिलिंग किया है? आपको पता होगा केरोसिन ऑयल जनरली हम लोग सिर्फ एल्युमिनियम के लिए यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 का सी, एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों। ब्रास, आपको पता होगा ब्रास, ब्रोंज, ये सब के लिए हम लोग नो कूलेंट यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी कूलेंट यूज नहीं करते। एल्युमिनियम के लिए हम लोग केरोसिन का यूज करते हैं। और रॉट आयरन, ठीक है, इज ए फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, इसके लिए हम जनरली सॉल्युबल ऑयल का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है। विच वन ऑफ दिस बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज ऑन ग्राइंडिंग व्हील? बोल रहा है इनमें से कौन सा वर्ड जनरली हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में यूज करते हैं। जो सारे वर्ड ग्राइंडिंग व्हील में यूज होते हैं, पर जनरली जो वर्कशॉप में हमारे जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जनरली वेट ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं। ड्राई ग्राइंडिंग मीन्स उसमें भी कोई भी कूलेंट यूज नहीं करते हैं। जब हम अपने हाई कार्बन स्टील टूल को जब यूज ग्राइंडिंग करते हैं, चाहे वो लेथ की हो, सेपर के टूल हो, तो जो ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग कूलेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ड्राई ग्राइंडिंग के लिए जनरली वेटिफाइड ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ किया था। ठीक है, तो आपका जो 5 का आंसर होगा वो होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है। इन ए फिगर गिवन बिलो विच वन इज अ क्रॉस पिन हैमर? आपको जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि आपका कौन से क्रॉस पिन हैमर है। तो ये देख लीजिए, ये आपका पिक्चर में 1 है, इसको बॉल पिन हैमर बोलते हैं। इसमें ये देखिए कि ऑप्शन बी है, इसके हैमर का ये स्ट्रेट, ये एज और हैंडल को आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक स्ट्रेट एज में है, तो इसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे जो इसकी एज है वो क्रॉस है, मीन्स ऐसे है, हैंडल के इस डायरेक्शन में 90 डिग्री में है, तो इसे हम लोग क्रॉस पिन हैमर बोलेंगे। तो आंसर जो हमारा होगा 6 का सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। फॉर जनरल पर्पस अ बेंच वाइज इज फिक्स एट अ हाइट। ठीक है, आपको हमेशा ये याद रखिएगा, जनरल पर्पस के लिए जो हमारे बेंच की हाइट होती है वो 106 सेंटीमीटर होती है। 106 सेंटीमीटर कितनी, मीन्स आपकी एल्बो की हाइट, आपका एल्बो हाइट। कहीं कहीं आपको इस नहीं देकर आपको बोलता है कि बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपको एल्बो की हाइट, कब, अगर आप बेंच वाइज के सामने खड़े होते हो, अगर बेंच वाइज के सामने खड़े होते अपने नीचे की ठुड्डी को पकड़कर अगर बेंच वाइज के ऊपर हाथ रखते हो, तो जितनी आपकी हाइट होगी वही आपकी एल्बो हाइट होगी, वही आपकी बेंच वाइज की हाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। आइडेंटिफाई द मशीन सोन इन फिगर। नीचे के डायग्राम में जो मशीन दी गई है उसको कौन सी मशीन दी गई है? तो ये देखिए आपकी मशीन दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या है। ऑप्शन ए प्लानर, क्योंकि ये प्लानर मशीन नहीं है। प्लानर मशीन आपको पता होगा उसके 2 साइड में 2 हाउसिंग होती है। ठीक है। ऑप्शन बी है स्लॉटर, ऑप्शन सी सेपर, ऑप्शन डी मिलिंग मशीन। ये मिलिंग मशीन भी नहीं है, तो ये आपका 8 का जो आंसर होगा वो होगा 8 का बी, ये है स्लॉटर मशीन है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोलना है। द बेड ऑफ लेथ इज मेड ऑफ, मीन्स खराद मशीन का बेड का बना होता है, मीन्स लेथ मशीन का जो बेड है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो वो पता होगा लेथ मशीन का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बनाता है। 9 का आंसर जो होगा सी होगा। मैं बताता हूँ सी कास्ट आयरन क्यों होगा। क्योंकि कास्ट आयरन जो लेथ मशीन के जो बेड होते हैं वो कास्टिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो होते हैं जो कास्ट आयरन होते हैं वो इजी टू कास्ट, इनको किसी भी शेप में ढालना बहुत आसान होता है। ये बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाते हैं। ये बहुत, आपको पता होगा लेथ में जब हम लोग टूल काटते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, और तो हमारे जो कास्ट आयरन है वो बेस्ट मटेरियल है किसी चीज़ को वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए हमारा 9 का आंसर होगा सी, कास्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोलता है। विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल लेथ। इनमें से कौन सा सेंट्रल लेथ का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए सैडल, ऑप्शन बी फीड रॉड, ऑप्शन सी आर्बर, ऑप्शन डी लीड स्क्रू। तो आपको पता होगा कि 10 का आंसर सी होगा आर्बर, क्योंकि आपका जो आर्बर होता है वो मिलिंग मशीन में लगा होता है। तो इसका 10 का आंसर होगा सी, आर्बर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोलता है। इन द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द लेथ ऑपरेशन बीइंग डन। या नीचे दिए गए आरेख में लेथ द्वारा किए जा रहे कार्य को पहचाने। तो आपको पता होगा ये एक नर्लिंग टूल है। ठीक है,
आपने देखा होगा लेथ में जब काम करते हैं, एक नलिंग टूल है, ये आपका जॉब है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन आपको की जा रही है वो आपको नलिंग होगी। तो ये ऑपरेशन आपकी किया नलिंग, तो 11 का ए आंसर राइट होगा जो है नलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, विच अमंग दिस मटेरियल इज लाइटेस्ट, निम्न में से कौन सा मटेरियल जो है वो लाइटेस्ट मटेरियल है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है लीड, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है कॉपर। तो इन चारों मटेरियल में से सबसे लाइटेस्ट जो मटेरियल है वो है एल्युमिनियम। वो आपका मटेरियल कौन सा है, एल्युमिनियम, ठीक है। 12 का सी आपका होगा, एल्युमिनियम सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है, इसलिए इसका यूज हम लोग एरोप्लेन के ढांचा बनाने के लिए भी करते हैं। आइडेंटिफाई द गेज शोन इन द गिवन बिलो, मीन्स इस पिक्चर में जो डायग्राम दिया गया है ये कौन सा गेज आपको दिखलाया जा रहा है। तो ये आपको जो गेज दिखलाया जा रहा है इसे हम लोग वायर गेज बोलते हैं। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, वायर गेज बोलते हैं। तो 13 का आंसर जो होगा वो 13 का आंसर बी होगा, वायर गेज इसका आंसर होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण देखने की एक चीज है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपको दिखेगा क्लियरली। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, जो गैप है इनका गैप वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो 0 नंबर के जो गेज का होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, 1 उससे कम, 2 उससे कम। इससे जनरली हम लोग वायर का डायमीटर को भी चेक करते हैं और सीट मेटल के गेज, सीट मेटल के थिकनेस को भी। देखिए वायर के डायमीटर को हम लोग इस पार्ट से, ये सर्कल जो ये ऐसे पार्ट है यहाँ से कर लेंगे, और ये आपका जो फ्लैट पोर्शन है यहाँ से हम लोग सीट मेटल के थिकनेस को भी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट। सेमी लिक्विड मतलब क्या होता है, ना हो वो सॉलिड हो ना ही वो लिक्विड हो, उनके बीच का सेमी लिक्विड। तो आपको पता होगा ग्रीस, 14 का आंसर जो होगा वो ग्रीस। ग्रीस एक ऐसा लुब्रिकेंट है जो सेमी लिक्विड कंडीशन में मिलता है। तो 14 का आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन कटिंग फ्लूइड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल मशीनिंग ऑपरेशन। वो कौन सा फ्लूइड है जो हर मशीनिंग ऑपरेशन में यूज होता है। तो आपको पता होगा कि सॉल्युबल ऑयल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा लुब्रिकेंट है, सॉरी लुब्रिकेंट नहीं, एक ऐसा कूलेंट है, ठीक है, जो हर मशीनिंग ऑपरेशन में यूज होता है। तो 15 का आंसर जो होगा वो ए होगा। वाटर जनरली हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि वाटर का यूज इसलिए नहीं किया जाता है कि जिस मटेरियल में करते हैं उसमें रस्टिंग होने की संभावना होती है। कॉम्प्रेस्ड एयर का जनरली हम जब लोग कास्ट आयरन में करते हैं तब हम लोग कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। और ऑप्शन डी केरोसिन का यूज, हम जब इससे पहले ऊपर में बताया कि जब एल्युमिनियम का यूज करते हैं तब हम लोग केरोसिन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस कटिंग टूल इज यूज टू फिनिश एंड इनलार्ज द होल। मीन्स बोलता है कौन सा कटिंग टूल का यूज हम लोग होल को फिनिश करने के लिए और उसके डायम बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए है क्या, डाई, ऑप्शन बी है क्या, टैप, ऑप्शन सी क्या है, रिमर, ऑप्शन डी क्या है, बोरिंग बार। तो हमारे जो पहले से जो ड्रिल किए होल को उसके फिनिश करने के लिए हम जनरली क्या, रिमर का यूज करते हैं। तब भी रिमर का यूज, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला है यूज टू फिनिश द होल एंड इनलार्ज द होल। जो रिमर होता है वो होल को इनलार्ज उतना नहीं करता जितना बोरिंग बार से होगा, ठीक है। रिमर की भी एक अलाउंस होती है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है कि हम इतने साइज के रिमर करने के लिए मेरा ड्रिल, मीन्स मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर 60 डायमीटर का रिमर चलाना है तो मे भी आपका ड्रिल एग्जांपल का है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको कि 15.8 समथिंग ऐसा रिमर चलाना, क्योंकि रिमर की अलाउंस है कि वो किसी भी छिद्र को इतना ही इनलार्ज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो 16 का आंसर जो क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ बिवलिंग द एड एन एक्सिस्टिंग ड्रिल होल। बोल रहा है पहले से किए गए ड्रिल को, मीन्स क्या बोल रहा है हिंदी में देख लिए, विद्यमान क्षेत्र के अंत में बेवलिंग की क्रिया को, मीन्स आपका जो ड्रिल किया गया उसके एज को हमको बिविल करना है, उसको एक एंगल में करना है,
तो उसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग काउंटर सिंकिंग बोलते हैं। तो 17 का जो आंसर होगा वो 17 का आंसर क्या होगा आपका? जो 17 का आंसर आपका डी होगा, काउंटर सिंकिंग। अगर ये देखिए, अगर होल में बोला है एंगल में करना, एक एंगल में, तो उस बिबलिंग को हम लोग काउंटर सिंकिंग बोलेंगे। अगर ये आउटसाइड डायमीटर में या मेजर डायमीटर में बोलता करने के लिए, उसे हम लोग चैम्फरिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, देखिए, फिगर गिवन बिलो शो ए टाइप ऑफ कट ऑफ फाइल, व्हाट इज दिस? नीचे दिए गए आरेख में रेती से कट दिखाया गया, ये किस प्रकार का कट है? आप देख लीजिए, ठीक है, कि किस प्रकार का कट दिखाया गया। ऑप्शन ए सिंगल कट, ऑप्शन बी डबल कट, ऑप्शन सी कर्व कट, ऑप्शन डी रैस्प कट। जो ये पिक्चर में दिखाया गया, या आपको रैस्प कट फाइल दिखाया गया, मीन्स 18 का आंसर डी होगा। क्योंकि आपको पता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंगल कट फाइल में आपका जो कट होता है वो ओनली एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और डबल कट में आपको फाइल आपको ऐसे दिखेगा। तो ना ही इस डायग्राम में आपको सिंगल कट की ऐसे डायग्राम दिख रहे, ना ही डबल कट। और कर्व कट में आपकी फाइल की कर्व कुछ इस तरह होती है, तो ये कर्व कट भी फाइल नहीं है। तो ये इसका आंसर होगा 18 का डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोलता है, द टीथ ऑफ हैक्सो ब्लेड आर बेंट एज बिलो, इट इज कॉल्ड डैश। हैक्सो ब्लेड में दांत के नीचे दिखाए के अनुसार मोड़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग, मैंने आपको जब हैक्सो ब्लेड अभी कल पढ़ा रहा था, जो हमारे वीडियो है, अगर मशीनिस्ट के असाइनमेंट के वीडियो देखिएगा तो मैंने वहां पर ही बताया है, हैक्सो ब्लेड में जो टीथ होते हैं वो दो फॉर्म में रहते हैं, एक ऐसे वेव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, और एक स्टैगर्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, वेव फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। वेव देखिए, ये जो फॉर्म दिखाया गया है, वेव फॉर्म दिखाया गया, देखिए आपके है कुछ इस तरह दिखाया गया है, ठीक है। स्टैगर्ड में क्या होते हैं, एक टीथ अगर राइट हैंड साइड में है तो एक लेफ्ट साइड में, फिर राइट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक के बाद वाला टीथ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। तो ये आपको कौन सा पैटर्न दिखाया गया? वेव पैटर्न दिखाया गया है, ठीक है। तो 19 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। इसे सेट कहते हैं, वेव सेट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ पेपर दैट कैन बी यूज फॉर सैंडिंग डाउन हार्ड एंड रफ सरफेस। मीन्स वो कौन, यह एक प्रकार का कागज होता है जिसे कठोर और खुरदरे सतहों को चिकना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा जब भी हम लोग लेद में काम करते हैं, ठीक है, अगर हमारी सरफेस रफ आती है तो हम एक एमरी पेपर का यूज़ करते हैं। अब एमरी पेपर के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो इस एमरी पेपर को यूज़ करके उस सरफेस को हम लोग फिनिश करते हैं, स्मूथ करते हैं। तो हमारा 20 का आंसर क्या होगा? डी। 20 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, फिगर बिलो शोन स्पार्क कैरेक्टर ऑफ 4 डिफरेंट अलॉय स्टील, विच वन रिप्रेजेंट हाई कार्बन स्टील। क्या बोला, नीचे दिए गए आरेख में 4 भिन्न मिश्र इस्पातों के स्पार्क गुण को बताया गया है, निम्न में से कौन सा उच्च कार्बन इस्पात का प्रतिनिधित्व करता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको कभी इंटरव्यू में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैंने आपको 4 मेटल दे दिए, ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा मेटल माइल्ड स्टील है, कौन सा मेटल हाई कार्बन स्टील है, कौन सा मेटल हाई स्पीड स्टील है, और कौन सा मेटल समझिए ब्रास ब्रोंज ऐसा है। तब किस किस मेथड से पता कर सकते हैं? जनरली देखिए हाई कार्बन स्टील हाई, अब तक पहला बात है कलर से पहचान कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, और आपको वो उस टाइम मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं देगा, मीन्स आपको मेटल को गर्म करिए, वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो उससे देख के आप उस मेटल की पहचान कर सकते हैं। बट सबसे इजी वे है इसको ग्राइंडिंग करना। मेटल को लेके जाइए ग्राइंडिंग मिल में, ग्राइंड करिए, और उससे जो स्पार्क निकलता है उस स्पार्क को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। तो जनरली जब हमारे जो हाई कार्बन स्टील को हम लोग जब ग्राइंड करते हैं तो हमारा जो देखिए ये ऑप्शन देखिए, पिक्चर देखिए, ठीक है, ए में देखिए जो लंबे लंबे धागे निकल रहे हैं, धागे की तरह निकल रहे हैं, और आगे जाके स्टार बन रहा है, पर इनका जो डेंसिटी है, स्टार की डेंसिटी जो है वो 20 से कम है। ये जब हम हाई स्पीड स्टील को HSS को करेंगे तब ऐसे निकलते हैं, और हाई कार्बन स्टील में उससे कम निकलते हैं, ठीक है। ये हमारा जो होता है जनरली माइल्ड स्टील में निकलते हैं, इनकी जो रेखाएं बहुत पतली पतली होती हैं, और स्टार्स की भी जो
डेंसिटी कलर्स होती है वो भी कम होती है। तो हमारा जो 21 का आंसर होगा वो क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा। तो देखिए 22 क्या बोलता है, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। मीन्स बोल रहा है इसमें निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रकार का लॉ नहीं है। ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन बी नेचुरल फ्लेम, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन डी कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो हमें पता होगा 22 का जो होगा वो आंसर होगा वो न्यूट्रल फ्लेम होगा, वो नेचुरल फ्लेम होगा, क्योंकि न्यूट्रल फ्लेम में हमको पता होगा ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। ऑक्सीजन फ्लेम में जो होता है 2:1 रहता है, और कार्बोराइजिन फ्लेम में 1:2 होता है रेशियो। ठीक है, तो हमारा जो 22 का आंसर होगा, तो 22 का आंसर हमारा जो बी होगा। 23 देखिए हमारा क्या बोलता है, द ड्रिल होल इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ड्रिल यूज इट कुड बी ड्यू। मीन्स बोल रहा है प्रयोग किए गए ड्रिल के आकार का क्षेत्र का आकार बड़ा होना। मीन्स आपने अगर 20 mm की ड्रिल चलाई है पर आपका जो होल बना है वो 20 mm से ज़्यादा है, तो इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए टू मच फिट, ऑप्शन बी हेलिक्स एंगल इज नॉट एक्यूरेट, ऑप्शन बी लिप क्लियरेंस एंगल इज अनएक्यूरेट, ऑप्शन डी अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। जब आपका 23 का आंसर में बताया तो इसका आंसर डी होगा। जब भी आपका आपने ड्रिल देखा होगा, ठीक है, ड्रिल की 2 कटिंग एज ऐसे होती है। ठीक है, ड्रिल एक क्योंकि आपकी ड्रिल जो होती है इसकी जनरल देखेंगे इस पोर्शन का जो हम लोग आपका लिप पोर्शन होता है, ठीक है, ये आपका लिप पोर्शन होता है। अगर इसका दोनों लिप का अगर इक्वल लेंथ रहा हो तो हमारा ड्रिल जो होगा जो दिए गए साइज है उससे बड़ा बनेगा। 23 का जो डी होगा। 24 देखिए क्या बोलता है, इफ अ बेंच वाइस इज ओवर टाइटन व्हाट लाइक टू बी डैमेज। अगर आप बेंच वाइस की जो टाइट करने की जो टॉर्क झेलने की क्षमता उससे ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन ए हैंडल, कौन सा पार्ट आपका डैमेज हो जाएगा। ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी स्पिंडल, ऑप्शन सी स्क्वायर नट, ऑप्शन डी क्या है फिक्स्ड डॉ। तो आपको पता होगा जो ऐसा करने से आपका जो स्पिंडल होगा वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपके स्पिंडल के ऊपर थ्रेड कटे होते हैं। ठीक है, आपके जो स्पिंडल होता है ऐसा जो स्पिंडल उसके ऊपर थ्रेड करता होता, तो एग्जाम में आता है कि स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड होता है वो कौन सा थ्रेड होता है, तो आपको बताना होगा। उसके ऊपर जो है जनरली स्क्वायर थ्रेड होते हैं, स्क्वायर थ्रेड होते हैं। और क्यों होते हैं कि स्क्वायर थ्रेड की जो प्रेशर लेने की क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जनरली स्क्वायर थ्रेड को, और स्क्वायर थ्रेड को हेवी ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसलिए जो थ्रेड होगा वो स्क्वायर थ्रेड होता है। तो आपका कौन सा पार्ट डैमेज हो जाएगा, तो आपका स्पिंडल का पार्ट डैमेज हो जाएगा। 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोला है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए बेस यूनिट अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको पता होगा एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जनरली 9 यूनिट्स आते हैं। ऑप्शन ए केल्विन, केल्विन जो है, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी जूल। तो 25 का आंसर होगा जो जूल होगा। मोल पदार्थ के परिमाण की इकाई को मोल कहते हैं। टेम्परेचर शायद हीट का केल्विन है, ठीक है, और कैंडेला किस किसी की यूनिट है। द मेन पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज, मीन्स आपको बोला नॉर्मलाइजिंग का मुख्य कारण क्या है, उष्मा प्रचार प्रक्रिया। नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, रिमूव इंड्यूस स्ट्रेंथ, बी इम्प्रूव मेशनेबिलिटी, ऑप्शन सी सॉफ्टन द स्टील, ऑप्शन डी इंक्रीज टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस। तो द मेन पर्पज ऑफ द नॉर्मलाइजिंग का आपका चारों अगर पूछता है आपको कि नॉर्मलाइजिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, तो ये चारों ही नॉर्मलाइजिंग की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इन चारों ही नॉर्मलाइजिंग करने से होता है, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजिंग हम लोग जनरली उसके अंदर इंड्यूस स्ट्रेस को निकालने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनलिंग इज डन। उष्मा उपचार प्रक्रिया में एनलिंग के लिए की जाती है। एनलिंग क्यों की जाती है, ऑप्शन ए इंक्रीज टफनेस, ऑप्शन बी इंक्रीज सॉफ्टनेस, ऑप्शन सी इंक्रीज हार्डनेस, ऑप्शन डी इंक्रीज ब्रिटलनेस। तो 27 का आंसर जो होगा बी होगा। हम लोग एनलिंग का प्रयोग जनरली हम लोग करते हैं स्टील की जो सॉफ्टनेस है उसको बढ़ाने के लिए। ऑप्शन जो इंक्रीज टफनेस, अगर किसी स्टील को टफनेस बढ़ाना तो हम लोग जनरली इसमें टेम्परिंग करते हैं। और इंक्रीज हार्डनेस, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम जनरली हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे आपकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। विच ऑफ दिस फाइलिंग इज डन एज सोन इन फिगर। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की फाइलिंग
का काम हो रहा है। तो नीचे जब फाइलिंग हो रही है, ऑप्शन ए स्ट्रेट फाइलिंग, ऑप्शन बी प्लेन फाइलिंग, ऑप्शन सी ड्रॉ फाइलिंग, ऑप्शन डी फिनिश फाइलिंग। जो फाइलिंग की प्रोसेस चल रही है इस पिक्चर में उसे हम लोग ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं। ड्रॉ फाइलिंग क्यों कहते हैं? इस केस में अगर आपका सरफेस, जिस सरफेस को आप फाइलिंग कर रहे हैं वो आपका साइज, जो आपका फिनिश साइज उसके करीब आ जाता है, तो हमारी बहुत धीरे धीरे फाइलिंग करनी होती है, तो इसे हम लोग ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा वो हमारा सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। V block is used to hold round bar. It has a V group which is usually, आपको जनरली पता होगा जो आपका V block होता है वो राउंड बार को होल्ड करने के लिए होता है, जिसका V का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, 29 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है। फिगर बिलो शोन अ टूल मार्क ए which remove taper sang drill from the nose of machine spindle, it is called। बोल रहा गया है नीचे आरेख में एक औजार को एस से चिन्हित किया गया है जो मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर सैंग ड्रिल को हटाता है। तो आपको पता होगा, मैं ऑप्शन देने से पहले आपको बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि जो ड्रिल ड्रिफ्ट जिसका शेप दिखा रहा है वो एक ड्रिल ड्रिफ्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिल को मशीन के स्पिंडल से निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको पता नहीं हो कि जो ये आपको एंगल दी हुई है, ये अगर इस लाइन को आप ऐसे सीधा खींचते हैं तो ये एंगल कितनी होनी चाहिए, ये एंगल कितनी होनी चाहिए। अगर किसी ने, अगर वो पंचुअल है और मेरे असाइनमेंट के, मैथमेटिक्स के असाइनमेंट के अगर वीडियो देखा है तो इसका एंगल 10 to 15 डिग्री होता है। ठीक है, कल कहीं पूछ दिया था ड्रिल ड्रिफ्ट का एंगल कितना होता है, तो ड्रिल ड्रिफ्ट का एंगल 10 to 50 डिग्री के बीच में होता है। तो 30 का आंसर मेरा क्या होगा, बी ड्रिफ्ट। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। What should be used to check the leakage before using oxyacetylene welding equipment? मीन्स आपको एक ऑक्सीएसिटिलीन इक्विपमेंट जो है, ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उससे आपको वेल्डिंग करनी है। तो उससे पहले आप कैसे चेक करेंगे कि उसमें जिस चीज़ को, इक्विपमेंट को हम लोग वेल्डिंग करना है उस पर लीकेज है कि नहीं। आपने जनरली, मैं आपको बोलना चाहूँगा, नॉर्मल एक टेक्निकल दिमाग लगाइए। आपने जब भी किसी टायर वाले के पास, की साइकिल वाले के पास करते हैं, अगर वो ट्यूब की लीकेज चेक करने के लिए क्या करता है, ट्यूब के लीकेज को चेक करने के लिए वो जनरली क्या करता है, उसे वाटर में उसमें घुमाता रहता है, उसमें एयर फ्लो कर, एयर भरकर उसे वाटर में घुमाता रहता है। अगर जिस पार्ट में लीकेज होती है उससे क्या होता है, बबल्स निकलने लगते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा, 31 का ए होगा। जनरली सोप वाटर में हमें उससे मुंह घुमाते हैं ताकि उसमें जो लीकेज हो तो वो क्लियरली दिख सके। ठीक है, 31 का ए होगा। 32 नंबर क्या बोलता है देखिए। विच कैलिपर इज यूज टू मेजर विथ ऑफ स्लॉट। बोल रहा है कि दो, कौन सा कैलिपर है जो ये स्लॉट है, समझिए स्लॉट है, इसकी जो चौड़ाई है करने के लिए होगा, इसको चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए कौन से कैलिपर का यूज किया जाता है। आपको पता होगा कैलिपर की अकॉर्डिंग टू कैलिपर दो टाइप होता है, एक होता है आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर कुछ इस तरह होगा, तो इस आउटसाइड कैलिपर से आप इसका विड्थ नहीं बता सकेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जॉब ऐसा रहा, ठीक है, इस आउटसाइड कैलिपर से आप इसकी बाहरी जो थिकनेस है वो आप बता सकेंगे कि बाहरी थिकनेस आपकी कितनी है। पर अगर इंटरनल स्लॉट की इंटरनल थिकनेस को बुलाया तो इसके लिए आप लोग इनसाइड पर कैलिपर का यूज करें, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसी एजेज होती है उसकी। ठीक है, तो इनसाइड कैलिपर का यूज करेंगे। तो 32 का हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या होता है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो जेनी कैलिपर दी हुई है, जो इसमें आपकी जेनी कैलिपर दी हुई है उसका यूज क्यों किया जाता है। जेनी कैलिपर का जनरली यूज आपको किया जाता है किसी अगर राउंड जॉब का सेंटर को फाइंड करना हो तो जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है, और किस लिए, अगर कोई पैरेलल लाइन खींचनी हो तो जेनी कैलिपर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोलता है। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट। आपको जब आपने हिट ये पढ़ा होगा, लिमिट एंड फिट पढ़ा होगा, जब आपने टॉलरेंस पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको श्रिंकेज फिट आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। मैंने पहले श्रिंकेज फिट बताया था क्या होगा। श्रिंकेज फिट ये होता है जब आपका जो होल है वो आपके सैफ्ट से छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले उस होल वाले पार्ट को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करेगा, फिर इसको सैफ्ट वाले पोर्शन पे लगाकर फिर उसको ठंडा कर देते हैं, तो फिर से वो होल श्रिंक, ठंडा होने पर श्रिंक होगा उसकी मटेरियल,
और वो ठीक ठाक फिट हो जाएगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में किस पार्ट में ऐसा किया गया है, तो देखिए काट रिम ऑन वुडन रिम। ठीक है, आपने देखा होगा एक जो बैलगाड़ी होती है उस पर एक लकड़ी का चक्के के ऊपर, ठीक है, लकड़ी के चक्के के ऊपर एक लोहे की परत होती है। ठीक है, ताकि आपका जो लकड़ी का पार्ट है वो घिसे नहीं। तो पहले क्या कहते हैं, इस लोहे के पार्ट को हीट कर लिया जाता है, क्योंकि लोहा ही है जिसको हीट करेंगे वो एक्सपैंड करेंगे, लकड़ी के पार्ट को तो नहीं कर सकते हैं। लोहे के पार्ट को हीट कर लिया तो एक्सपैंड कर जाएगा, फिर उस लकड़ी के पार्ट को उस पर लगाकर इसको ठंडा किया जाता है जिससे वो प्रॉपरली फिट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, देखिए अ क्लियरेंस फिट इज फिट ऑलवेज प्रोवाइड इंटरफेरेंस। एक क्लियरेंस फिट जो होता है हमेशा इंटरफेरेंस होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्लियरेंस फिट क्या है, जब आपका होल बड़ा हो। क्लियरेंस फिट आपके लिए क्या है, जब आपका होल बड़ा हो और सेप्ट की जो साइज है वो छोटा हो। ऑप्शन बी क्या बोलता है, इंटरफेरेंस फिट इज ऑलवेज प्रोवाइड क्लियरेंस। तो कभी ऐसा नहीं कि अगर आपका सेप्ट बड़ा होल से तो कभी प्रोवाइड नहीं करता। ऑप्शन सी क्या बोलता है, इंटरफेरेंस फिट में समटाइम प्रोवाइड क्लियरेंस एंड समटाइम इंटरफेरेंस। ऐसा नहीं है, पर आपको पता होगा ट्रांजिशन फिट कभी वो इंटरफेरेंस भी हो सकता है, कभी क्लियरेंस फिट भी हो सकता है। तो जो आंसर होगा हमारे 34 का वो होगा डी, ट्रांजिशन फिट में समटाइम प्रोवाइड क्लियरेंस एंड समटाइम प्रोवाइड इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए इन अ रिवर्ट जॉइंट द प्लेट आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड जॉइंट थ्रू कवर प्लेट, द जॉइंट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एक रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखे रहते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, तो इस पैन को क्या बोलते हैं। तो मैं जब आपको कभी रिवेट चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बताता हूँ। दो प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, दोनों को एंड में एक साथ रख के, ठीक है, इसके ऊपर एक और प्लेट से जोड़ते हैं, तो ऐसे जॉइंट को हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं। आप बहुत ध्यान रखिएगा, मैं इससे जब आपको बाद में जो जॉइंट पढ़ाऊंगा, रिवेट पढ़ाऊंगा, तो मैं उस समय आपको लैप जॉइंट बट जॉइंट क्या है, अगर आप मैं ड्राइंग करवाता हूँ तो ड्राइंग में ये लैप जॉइंट और बट जॉइंट कैसे होते हैं, कैसे इनको ड्राइंग किया था वो भी बताऊंगा। अगर सिर्फ एक मेटल के ऊपर ज्वाइंट किया तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंगल बट जॉइंट। अगर इसके नीचे और एक मेटल से भी इसको ज्वाइंट किया है तो इसको बोलते हैं डबल बट जॉइंट। ठीक है, ये आपका बट जॉइंट है। लैप जॉइंट क्या होता है, ये आपको बट जॉइंट दिखाया, तो मैं इसका आंसर पहले बता देता हूँ। जो 35 का आंसर होगा, तो 35 का आंसर जो होगा बी होगा, वो होगा बट जॉइंट होगा। और लैप जॉइंट क्या है मैं उसको बताता हूँ। ठीक है, जब एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल ऐसे रख के जब ज्वाइंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवेट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवेट देखिए, तो इस ज्वाइंट को हम लोग लैप जॉइंट कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है, अ गेज इज बेसिकली, आपको पता होगा जो आपके गेजेस होते हैं जनरली किसी चीज के डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं देते हैं, हम गेज के माध्यम से किसी चीज के साइज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 का आंसर क्या होगा, बी, गेज इज अ चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। 37 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ दिस सीट इज अ थिनेस्ट। ऊपर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ऊपर अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आपने जब देख रहा था उसमें दिखाया गया था वायर गेज था। वायर गेज में जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे थिकनेस जो थी कम हो जा रही थी। तो विच ऑफ दिस इज अ थिनेस्ट आपका क्या होगा, 37 का आपका डी होगा। 40 गेज जो होगा इसकी जैसे जैसे अब मैंने ऊपर दिखाया था कि जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे नंबर वैसे क्या थिकनेस कम होती जा रही थी, तो 37 का डी होगा। 38 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अ स्पेशल सेट ऑफ स्लीप गेज इज यूज कौन सी है। भारतीय मानक के अनुसार बोल रहा है, भारतीय मानक के अनुसार स्लीप गेज के एक सेट होता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड मैं बताना चाहूंगा आपको 38 का जो होगा आंसर वो बी, 112 नंबर जो है यूज किया था। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार हम लोग 112 नंबर जो पीस है उसका यूज करते हैं। 39 नंबर देखिए आपका क्या बोला है, shown in the figure below what is being used to check the spark plug gap। बोल रहा है नीचे दिए गए आरेख में स्पार्क प्लग के गैप की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया था। आपको पता होगा स्पार्क प्लग फिलर गेज जो होता है जनरली क्लियरेंस चेक करने के लिए, मीन्स दो किसी चीज के बीच के कितना गैप है उसको चेक करने के लिए यूज किया था। तभी ये गैप इतनी छोटी होनी चाहिए
कि किसी और इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं की जा सकती, तो आपका जो 39 का आंसर होगा वो होगा बी, फीलर गेज होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोला है, व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड सोन बिलो। नीचे के थ्रेड, नीचे दिए गए किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है, तो आप देख ले, आपको थ्रेड जब देखते हैं तो इसके देखिए एंगल, देखिए एंगल आपको 45 डिग्री बोल रहा है। जैसे ही आपको 45 डिग्री आता है तो आपको आपको माइंड में होना चाहिए कि 45 डिग्री जो होता है बटरेस थ्रेड में होता है, तो ये आपका जो दिखाया गया ये आपका बटरेस थ्रेड दिखाया गया है, क्योंकि 60 डिग्री आपकी मैट्रिक होती है, 55 डिग्री जो होती है आपकी वो BSW थ्रेड होती है। नकल नकल थ्रेड जो होती है उसकी कोई एंगल नहीं होती, उसका हाफ राउंड उसका ये होता है, ठीक है। और जो आपकी एक्मी थ्रेड होती है वो 29 होती है, मेट्रिक में 30 होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये कौन सी थ्रेड है आपकी, बटरेस थ्रेड है। 41 देखिए क्या है, चेन ड्राइव इज यूज्ड। चेन ड्राइव का प्रयोग कब किया जाता है, ऑप्शन ए स्पार गियर्स, ऑप्शन बी स्प्रोकेट, ऑप्शन सी वॉर्म गियर, ऑप्शन डी आइडलर गियर। चेन ड्राइव में इनमें से कौन सा का यूज किया जाता है, तो चेन ड्राइव में जनरली हम लोग स्पॉकेट का यूज करते हैं, तो 41 का आंसर जो होगा बी, स्पॉकेट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या, व्हाट इज रोटरी मोशन, घूर्णी चाल क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या बोला है, बैक एंड फोर्थ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर किसी एक रेखा में आप सीधे जा रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं, जो कि आपका सेपर में होता है, प्लॉटर में होता है, प्लानिंग मशीन में जो टूल्स का मूवमेंट्स होते हैं, तो इसे हम लोग घूमना रोटरी मोशन नहीं कहते, इसे हम लोग स्ट्रेट मोशन कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। ऑप्शन बी क्या बोलता है, बैक एंड फोर्थ मोशन इन ए सर्कल, मीन्स आप किसी एक सर्कल में वापस जा रहे हैं और फिर रिटर्न जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग रोटरी मोशन कहते हैं। 42 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं उससे हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। 43 क्या बोला है, ड्यू टू स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ड्राइव क्या होता है। अगर आपको पता हो कि बेल्ट ड्राइव, आपको जो ड्राइव्स में जब पढ़ाऊंगा पावर ट्रांसमिशन के, तो बेल्ट ड्राइव पढ़ाऊंगा, चेन ड्राइव पढ़ाऊंगा, गियर्स होते हैं, जब भी बेल्ट का यूज किया जाता है, एक ड्राइवर गियर समझ लीजिए आपकी 2000 RPM में मूव कर रही है, ठीक है। मैं बताता हूँ, मेरी बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ड्राइवर गियर जो है वो 2000 RPM में मूव कर रही है, और ड्रिवन गियर को भी 2000 RPM में मूव करना होगा, क्योंकि पावर ट्रांसफर आपका ड्राइवर गियर से ड्रिवन गियर में हो रहा है। पर बेल्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेल्ट में जो होती है उसकी अपर सरफेस पे जो आपकी व्हील होती है, ड्राइवर व्हील, उसके अपर सरफेस पे जो होती है, जिसको पुली बोलते हैं हम लोग, उस पर क्या होती है, स्लिप करती है। तो इसमें क्या होता है, जो पावर ट्रांसमिशन वो नॉर्मल से इसकी इफिशिएंसी पहले से कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है 43 तो आपको जो होता है डिक्रीज करता है। अगर ड्राइवर के 2000 RPM में घूम रहा है तो वो क्या होगा, उससे कम RPM में घूमेगा। तो क्या होगा 43 का ए होगा आंसर, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज यूज टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। निम्न में से किसका उपयोग बड़े पैमाने में उत्पादन मीन्स मास प्रोडक्शन में टूल को गाइड करने के लिए भी और उसको होल्ड करने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो आपका जिग होता है उसका जनरली यूज हम लोग टूल को गाइड करने के लिए भी और जॉब को होल्ड करने के लिए होता है, उसे हम लोग कहते हैं जिग कहते हैं। तो 44 का आंसर क्या होगा, बी, जिग। अब फिक्सर का यूज कब किया जाता है, ये ऑप्शन देख लीजिए। गेज का यूज क्या होता है, गेज किसी चीज को चेक करने के लिए, किसी साइज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जिग का यूज कब होता है, जॉब को होल्ड करने के लिए भी और टूल को गाइड करने के लिए। फिक्सर का यूज ओनली जॉब को होल्ड करने करता है, ना कि जॉब कटिंग टूल को गाइड करता है। और हाउसिंग आपको जो होता है एक सैडल को सपोर्ट देने के लिए होता है, जो कि प्लानिंग मशीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोला है, द कटिंग टूल सोन इन द फिगर बिलो इज यूज्ड। नीचे दिखाया गया कटिंग टूल देख लीजिए, आपको जो कटिंग टूल दिखलाया गया है ये आपको ब्रोचिंग टूल है, ठीक है। तो 45 के आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, ब्रोचिंग मशीन। ये ब्रोचिंग टूल जो ब्रोचिंग मशीन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द थ्रेड टू द कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। मीन्स आपको बोलता है कि आपका एक दांत, ठीक है, अभी मैं बटर स्टडी बनाता हूं, ठीक है, ये एक बटर थ्रेड है, ठीक है, जिसका बीच का एंगल 45 डिग्री है। तो किसी एक तीत के एक कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट मीन्स इस पॉइंट
और उसके बाद वाले टीथ के ठीक सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो 46 का आंसर क्या होगा, बी पिच होगा। लीड क्या बोलता है, लीड बोलता है अगर एक रिवोल्यूशन में द डिस्टेंस ट्रैवल इन वन रिवोल्यूशन, उसका लीड होगा। ठीक है, अगर किसी एक चीज को एक रिवोल्यूशन मीन्स एक बार घुमाते पूरा रोटेट करते हैं, जितना ट्रैवल करता है वो उसका लीड होगा। लीड और पिच अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर आप देखा जाता है सिंगल स्टार्ट थ्रेड में जो आपका पिच होगा वो आपका लीड होगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में क्या होगा, आपका एक दांत ही मूव करेगा। पर डबल स्टार्ट में क्या होता है, जो आपका पिच होगा लीड उसका डबल होता है। ट्रिपल स्टार्ट में जो आपका पिच होगा लीड उसका ट्रिपल होता है। जैसे जैसे नंबर मतलब जैसे जैसे आपका स्टार्ट्स बढ़ेगा आपका लीड भी वैसे से बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोलता है, द फिगर गिवन बिलो सो ए, निम्न आरेख डेट बताता है। नीचे जो दिया गया एक डाई का पिक्चर दिया गया है, ठीक है, तो ये डाई है, ठीक है, ये टैप नहीं, एक स्प्लिट डाई है, जिसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब आपको किसी बाहरी थ्रेड काटना हो किसी भी सेट पे, तो हम लोग डाई का यूज करते हैं, स्प्लिट डाई का। ठीक है, तो ये 47 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 48 नंबर देखिए क्या है, व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट अ व्हील और पुली फ्रॉम रोटेटिंग ऑन ए शाफ्ट। मीन्स अगर आपको पावर ट्रांसमिशन आपको कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपका एक पुली है, ये आपका एक पुली है, ठीक है, ये बेल्ट के सहारे आप पावर ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन क्या हो रही है, इसमें से एक सैफ्ट निकलती है, मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूँ। इसमें से एक ऐसे सैफ्ट निकली हुई है, ठीक है, दो सैफ्ट ऐसे निकली हुई है, ठीक है, दो ऐसे एक सैफ्ट निकली हुई है, ठीक है, ये आपका दो पुली है और इसको बेल्ट के द्वारा ज्वाइन किया गया है। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन कैसे आएगा, इस सैफ्ट से पावर ट्रांस इस ये वाले सैफ्ट से सैफ्ट ए, मैं सैफ्ट ए लिखता हूँ और सैफ्ट बी लिखता हूँ। सैफ्ट ए से पावर कहाँ पे आएगा, ये वाले पुली में आएगा, ये वाले पुली में आएगा, इस पुली से बेल्ट के सहारे इस पुली में आएगा और इस पुली से आपका ये वाले सैफ्ट में आएगा। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन इस तरह होता है। तो इसमें जो दोनों पुली होती है उसका कोई मूवमेंट नहीं होता, वो सैफ्ट के सहारे ही रोटेट करते हैं। अगर कब ऐसा करेंगे, जब इनको हम की इनके बीच में एक की लगाते हैं, तब ये क्या करेंगे, जो पुली आपका रोटेट नहीं करेगा सैफ्ट के ऊपर। तो 48 का आंसर क्या होगा, एक की। 40 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ नट इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का नट दिखाया गया है। तो देखिए ये नीचे जो दिए गए फिगर है, सॉरी दोस्तों 49 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ नट इज शोन गिवन बिलो। तो ये एक नट दिखलाया गया है, देख लीजिए, जिसका शेप है हेक्सागोन है, पर इसमें साइड में स्लॉटेड कटा हुआ है, तो इसको हम जनरली स्लॉटेड हेक्सागोन नट बोलते हैं। तो ये 49 का सी होगा। 50 देखिए क्या बोला है, व्हाट इज बी इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में बी क्या है, बी आपका देख लीजिए, मैं आपको सब बताता हूँ बी आप क्या, इसमें कौन सा क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लूँ पहले। इसमें देखिए जो आपका बी है वो आपका मेजर डायमीटर बतलाता है, ई आपका इफेक्टिव डायमीटर, सी आपका माइनर डायमीटर बतलाता है, ठीक है, ए आपका क्रेस्ट का विड्थ बतलाता है, ठीक है, डी जो आपका पिच बतलाता है, ठीक है, एफ जो है आपका रूट थिकनेस की रूट की थिकनेस कितनी है वो बतलाता है। ठीक है, तो बी आपका क्या बतला रहा है, आपका मेजर डायमीटर बतला रहा है। तो आपका 50, आपका जो 50 का आंसर होगा सी होगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2000 ये जो चल रही इंस्ट्रक्टर पेपर जिसकी 2000 MCQ है उसका फर्स्ट पार्ट आज एंड करते हैं। तो जिस दोस्तों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब मैं पार्ट 2 की वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।